जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन है इसके भी दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक आज का लेक्चर है और एक नेक्स्ट लेक्चर। तो जो आज का लेक्चर इट इज़ क्वाइट बेसिक इन द सेंस कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है, ये इंट्रोड्यूस किस तरह हुई, ठीक है, और इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार इन दिस कोर्स, ठीक है, तो इसमें आपको याद है कि हमने सबसे पहले HTML कवर की थी ना। सो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ML, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टेक्नोलॉजी कवर की थी दैट वाज CSS। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है, स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज में आप क्या करते थे, आप टैग्स वगैरह यूज़ करते थे और टैग्स के एट्रीब्यूट्स यूज़ करते थे, ठीक है। और स्टाइल शीट लैंग्वेज में, स्टाइल शीट लैंग्वेज में आप बेसिकली सेलेक्टर्स यूज़ करते हो, ठीक है, जिसमें आप HTML जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके अंदर से डिफरेंट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना यूजिंग डिफरेंट वेज, IDs और कम्प्लेक्स सेलेक्टर्स और क्लास, ठीक है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, कम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो डिफरेंट तरह से HTML के अंदर से एलिमेंट्स जो हैं उनको सेलेक्ट करना, उनके ऊपर स्टाइल्स को अप्लाई करना, ठीक है। सो दीज आर द टू ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव कवर्ड सो फार। और फिर इसके बाद हमने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क कवर किया था, दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन फ्रेमवर्क, और उसके अंदर फिर बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स भी हैं। तो इट इज़ अ कंप्लीट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आई वुड से, ठीक है, बूटस्ट्रैप विच गिव्स यू द ऑप्शन ऑफ developing a responsive web design and other front end components, ठीक है। तो ये हमने दो बेसिकली टेक्नोलॉजीज कवर की थी, HTML एंड CSS। लेकिन ये दोनों की दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी। जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की, सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स दैट कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि आप इससे पहले दूसरी लैंग्वेजेस में देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, ठीक है, एरर हैंडलिंग, कमेंट्स, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर पार्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा इनिशियली तो इसमें बेसिकली किसी भी लैंग्वेज के डिफरेंट वर्जन आते हैं। तो इनिशियल वर्जन्स में अप टू द ES6, ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा व्हाट इज़ ES6 और इससे रिलेटेड। लेकिन ES6 के बाद इसमें क्लासेस का भी कंसेप्ट आ गया। तो इससे पहले तो जब भी आप ऊप को करते थे या ऊप में आपने प्रोग्रामिंग करनी होती थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप ट्रेडिशनल जावा लैंग्वेज भी यूज़ करते थे ना, ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फिर लैंग्वेजेस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल सम आर द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसको प्रोसीजरल लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जिसमें फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फंक्शनैलिटी भी होती है। तो ट्रेडिशनली जो जावास्क्रिप्ट थी इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसमें आप ऊप की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करें, ठीक है, इट वाज काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, जावा आपके पास हैं, तो इनमें डिफरेंस ये होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर आप मेन फंक्शन डिफाइन ना करें तो वो एरर जनरेट करता है, मीनिंग दैट मेन फंक्शन इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कोई आपके पास पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट नहीं है, मीनिंग दैट मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस के फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा मेन फंक्शन नहीं लिखना जिसको एग्जीक्यूट होने के बाद रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जबकि जावा में इसी तरह है कि आप जब तक मेन फंक्शन में लिखें। तो और भी इसमें डिफरेंसेस हैं, वो एक सेपरेट कोर्स था स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का ना, तो उसमें हमने चीज़ें कवर की थी। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिस तरह पाइथन है, अब पाइथन में आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी लिख दें ना तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लिख दें उसके अंदर कि URL लिब, अगर आपने किसी स्क्रैपर क्रिएट करना हो तो आप URL लिब एक लाइब्रेरी होती है उसको इंपोर्ट करें और किसी भी फॉर एग्जांपल comsers.edu.pk कोई भी URL दे दें
तो वो आपको उसका HTML जो है ना एट द बैक एंड जो HTML कोड है वो सारे का सारा स्क्रैप करके रिटर्न कर देगा। तो इन दिस केस बेसिकली आपने कोई मेन फंक्शन नहीं लिखा, जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी और उसने इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो गई, इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म किया। इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोई ऐसा एज सच एंट्री पॉइंट नहीं है, इसके अंदर भी आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके किसी भी HTML एलिमेंट का कंट्रोल गेट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं अपने HTML के अंदर से सारे H1 टैग सेलेक्ट कर लूँ, so I can do that in a single step. I don't need to write a main function and then inside the main function I have to define a function और फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो, फिर बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें रिटर्न करें। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि C और जावा हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के दरमियान। तो ये पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, दीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो बहरहाल तो इनिशियली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करते थे, तो क्लासेस नहीं होती थी। तो अब लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इनके दरमियान डिफरेंस है ना, ये रिड्यूस होता जा रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, इन द सेंस कि इसके अंदर भी आप ऊप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट आ गया डाटा टाइप्स के अंदर। ठीक है, फिर ES6 जो है वो मैं डिस्क्राइब करूँगा, लेटेस्ट वर्जन जो कि 2015 में जावास्क्रिप्ट का वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अंदर कई ऐसे नए फीचर्स आए हैं विच वर नॉट अवेलेबल देयर बिफोर। ठीक है, तो इस तरह आपने इस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना है। तो कनेक्टिंग टू व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, हमने एक फर्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ भी कवर की थी, वेब जनरेशन। इसमें वेब 1.0, 2.0, 3.0 कवर किया है ना। ठीक है, तो 1.0 जब हमने वेब कवर किए थे, वेब 1.0, तो उसमें हमने डिस्कस किया था एट दैट टाइम वेब पेजेस वर स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स दैट the user cannot interact with the web pages. Whatever has been displayed by the developer of the web application or website is only there to consume. ठीक है, जो भी बेसिकली स्टैटिक टेक्स्ट या लिंक्स whatever जिस भी फॉर्मेट में डेवलपर ऑफ द वेबसाइट ने बेसिकली वेब एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स रख दिए, बस वही आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट एंटर डाटा, फॉर्म्स का कंसेप्ट नहीं था जिसमें आप एंटर करें और फिर सबमिट करें, फीडबैक दें। ठीक है, तो एट दैट टाइम वेब एप्लीकेशन वर स्टैटिक। जब स्टैटिक थी तो उस वक्त जो वेब एप्लीकेशन थे दे वर ओनली डेवलप्ड इन HTML एंड CSS। ठीक है, उस वक्त आपकी वेब एप्लीकेशन सिर्फ HTML और CSS में डेवलप होती, उसमें क्योंकि इंटरेक्टिव नहीं थी तो इंटरेक्शन के लिए कोई लैंग्वेज भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपर्स, बेसिकली वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स, दे थॉट के देयर शुड बी एन ऑप्शन ऑफ यूज़र इंटरेक्टिविटी एज वेल, यूज़र इंटरेक्शन का सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक है, जब यूज़र इंटरेक्शन का सपोर्ट होगा तो फिर आपको एक नई लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि HTML और CSS तो उस तरह आपको यूज़र इंटरेक्शन नहीं देते। क्योंकि जब भी आप यूज़र इंटरेक्शन की बात करते हैं तो उसमें इवेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, मीनिंग दैट आपके पास HTML के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बटन्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, टैग्स हैं, लिंक्स हैं। ठीक है, आपके पास कीबोर्ड और माउस है। ठीक है, इसके क्रॉस, लेकिन जब तक इवेंट्स नहीं होंगे तो आप उसको इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन नहीं कह सकते। ठीक है, तो टू गिव द ऑप्शन ऑफ इंटरेक्टिविटी इन द वेब एप्लीकेशन दे बेसिकली कम अप विद द लैंग्वेज काइंड ऑफ इनिशियली। क्योंकि उस वक्त आपके पास जो ब्राउज़र्स थे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट, अगर हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें कि हमें बेसिकली क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग ऑप्शन देना है, तो ब्राउज़र्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि ब्राउज़र्स के अंदर, क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हैं तो आप कोई नया कंपाइलर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते। जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है दैट इज़ अवेलेबल इनसाइड द ब्राउज़र। ब्राउज़र के अंदर एक इंजन है, हर एक ब्राउज़र के अंदर सेपरेटली उन्होंने खुद राइट किया हुआ, वो जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करके, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेट होती है, कंपाइल नहीं होती, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके जो भी बेसिकली उसकी आउटपुट होती है वो जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एट दैट टाइम डिफरेंट ब्राउज़र्स थे। फॉर एग्जांपल फेमस वन वाज द नेटस्केप, शायद आपने नाम सुना होगा। नेटस्केप ब्राउज़र था जो बेसिकली इस चीज़ को, इंटरेक्टिविटी को फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा था कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज लेके आनी है जो कि यूज़र को वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प है। ठीक है, तो उस वक्त जो इनिशियल इसका
नेम था जावास्क्रिप्ट का, दैट वाज लाइव स्क्रिप्ट, उसको उन्होंने नाम दिया था लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। इनिशियली 1995 की रफली एरा है, 1995 का दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हमने इसको इंटरेक्शन भी देनी है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट वाज आल्सो देयर, माइक्रोसॉफ्ट भी एग्जिस्ट करता था, उसका भी ब्राउज़र आ गया इन पैरेलल, इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, ठीक है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपना जो, क्योंकि ब्राउज़र कंपेटिटर्स भी होते हैं एक दूसरे के, तो इन्होंने अपना जो बेसिकली इंटरेक्टिविटी के लिए लैंग्वेज का एक वर्जन राइट किया एंड दे नेम्ड इट जावा, दे नेम्ड इट JScript, इन्होंने इसको JScript दे दिया, ठीक है, नेम। अब बेसिकली देयर वाज काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन द ब्राउजर्स ना, डिफरेंट ब्राउजर, नेटस्केप एक डिफरेंट पार्टी ऑन कर रही थी, उसको रन कर रही थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ऑन कर रहा था, और एट दैट टाइम बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज फेमस अमंग द ब्राउजर, जिस तरह आज गूगल क्रोम है ना, उस वक्त इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज द फेमस वन, ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउजर था ना, तो देयर वाज सॉर्ट ऑफ कंपटीशन बिटवीन द ब्राउजर्स, ठीक है। सो दे डिसाइडेड के टू मेक इट कंपैटिबल, क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो वेब एप्लीकेशन जो नेटस्केप के अंदर ओपन हो रही है उसके लिए एक सेपरेट वर्जन होगा स्क्रिप्टिंग का, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सेपरेट होगा, तो व्हाई नॉट मेक अ सेम स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन। तो उस वक्त एक बॉडी होती थी ECMA, ECMA, यूरोपियन कमीशन फॉर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, समथिंग लाइक दिस ना, यूरोपियन कमीशन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तो दे सबमिटेड देयर ड्राफ्ट्स टू दिस बेसिकली बॉडी, ठीक है। तो इस बॉडी ने फिर इसको काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज करके एक वर्जन इसका जनरेट किया, और ये बॉडी W3C के अंडर ही है, उसकी डिफरेंट बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसकी ब्रांच है जो कि स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड डील करती है, ठीक है। तो फिर इसने बेसिकली स्टैंडर्डाइज करके वर्जन रिलीज़ किए। तो फिर जो जावास्क्रिप्ट था उसका नेम, एक तो जावास्क्रिप्ट है नेम, ठीक है, इन JScript और लाइव स्क्रिप्ट के को बेसिकली ऑब्सोलीट हो गई टर्म्स, एक तो जावास्क्रिप्ट नेम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सेकंड नेम जो कि जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज ECMAScript, इसको ECMAScript भी कहते हैं, ठीक है, ECMAScript। तो ECMAScript के फिर डिफरेंट वर्जन आए, ECMAScript 1, 2, 3, 4, 5, तो जो ECMAScript 6 या ES6 कहते हैं ना, दिस वाज अ वर्जन विच वाज अ काइंड ऑफ फेमस वर्जन जिसमें एक मेजर ट्रांजिशन आई थी, एंड दिस बेसिकली ES6 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन और स्टार्टेड इन 2015, 2015 में बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया था दैट बिकेम फेमस। अब उसके बाद दे डिसाइडेड कि हम हर साल इसके डिफरेंट वर्जन रिलीज़ करेंगे, तो 2016 में भी इसका वर्जन आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, तो इसके कॉन्स्टेंटली अपग्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो फेमस वन है जिसमें मेजर चेंजेस आई, जिसमें क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जिसमें रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, उसका कंसेप्ट है, दे वर इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ ECMAScript 6 विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 2015, ठीक है। तो ये इसकी सारी बैकग्राउंड स्टोरी है कि हाउ बेसिकली जावास्क्रिप्ट केम इनटू बीइंग एंड हाउ इट हैज़ evolved वेयर इट इज़ नाउ ना, आज 2020 के अंदर। तो जो ब्राउज़र्स हैं ना, हर एक ब्राउज़र के अंदर एक अपना जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, और जो फेमस वन जो है गूगल आजकल तो हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है उसको कहते हैं V8 इंजन, ठीक है। और ये इंजन बेसिकली इंटरप्रेट करता है, तो आपको सेपरेटली कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब से जावास्क्रिप्ट जो सर्वर साइड पर भी यूज़ होना स्टार्ट हुई है, जिस तरह नोड के अंदर, तो यही बेसिकली V8 इंजन जो है ये सर्वर साइड पे इसको कोड किया गया है, इसका इंटरप्रेटर राइट किया गया, ठीक है। तो ब्राउज़र्स के अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए हर एक ब्राउज़र का अपना इंटरप्रेटर है, ठीक है। और गूगल जो है वो फेमस ब्राउज़र है, तो इसका एक जो इंटरप्रेटर है जावास्क्रिप्ट का दैट इज़ V8 इंजन। इसी तरह मोजिला जो है उसका जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसका अपना इंजन है, ठीक है। फिर ओपरा है, उसका अपना इंजन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना इंजन है। तो इस तरह चीज़ें हैं, लेकिन जो डिफरेंट वर्जन है ना जावास्क्रिप्ट के, उस पर ये सारे ब्राउज़र्स काइंड ऑफ एग्री करते हैं, ठीक है, अंडर द बॉडी ECMA,
एक्मा, बेसिकली यूरोपियन कमीशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है। और यही इसको स्टैंडर्डाइज करती है। तो इसके जो जावास्क्रिप्ट के वर्जन हैं, एक तो जावास्क्रिप्ट को हम जावास्क्रिप्ट नेम है, सेकंड इज एक्मा स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, और फिर इसके ES6, ES7, ES8 आप ओवर द वेब इसको रीड करेंगे। तो इसके बाद आपने और इसकी हिस्ट्री देखनी है या इसका इंट्रोडक्शन देखना है जावास्क्रिप्ट से कि बेसिकली किस तरह लैंग्वेज इवॉल्व हुई, देन देयर अ विकीपीडिया पेज जो है वो बहुत अच्छा पेज है, वो आपको इसकी कंप्लीट हिस्ट्री दे दें, ठीक है। वहाँ से भी आप इसको फर्दर रीड कर सकते हैं। सो आई थॉट के इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट बेसिक्स ऑफ दैट। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स जो कि हमने और लैंग्वेजेस के अंदर देखे हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो हम आज का लेक्चर और ये नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम इसके जो मेजर प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स हैं विच यू नीड टू नो ना, जिसको आपको फेमिलियर होना मस्ट है, क्योंकि इस वेब डेवलपमेंट वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है फॉर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में हमने दो काम करने हैं, एक हमने बॉम ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉम, ठीक है। बॉम बेसिकली ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल एक काइंड ऑफ मॉडल है जिसका एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होता है विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका अलर्ट मेथड हो गया, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल कुछ डिस्प्ले करने के लिए प्रॉम्प्ट मेथड हो गया, कंफर्म मेथड हो गया, ये हम देखेंगे बाद में, दे आर पार्ट ऑफ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल ना, ठीक है। तो बिल्ट इन जो फंक्शनलिटी ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, दैट इज़ पार्ट ऑफ द ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, दिस इज़ बेसिकली द योर HTML, जो आपकी HTML होती है ना, सारे के सारे टैग्स दे आर अरेंज इन द वर्चुअल ट्री, ठीक है, वो एट द बैक एंड इन द फॉर्म ऑफ ए वर्चुअल ट्री अरेंज हो जाती है। तो उस ट्री को एक्सेस करना, नोड्स को, फॉर एग्जांपल आपकी HTML है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर नोड को एक्सेस करना, बाय ID एक्सेस करना, बाय क्लास एक्सेस करना, ठीक है, या उसको नेम से एक्सेस करना, फिर उसको फॉर एग्जांपल उसके अंदर डाटा को मैनिपुलेट करना, ठीक है, या नोड्स को रन टाइम पे नए नोड्स को ऐड करना। सो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आपका जो HTML होता है, जिसको हम HTML बेसिकली आपका जो मार्कअप है जिसे कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली नोन एज डॉम इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अंडर द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट DOCUMENT, ठीक है। तो हमने इस कोर्स के अंदर एक तो हमने बॉम और डॉम के कंटेक्स्ट में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है, सेकंड हमने फॉर्म हैंडलिंग के कंटेक्स्ट में यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर एग्जांपल यूज़र ने किसी भी फॉर्म में कोई डाटा एंटर कर दिया है, ठीक है, तो हम बिफोर सेंडिंग दैट डाटा टूवर्ड द सर्वर साइड, हमने पहले उसको वैलिडेट कर लेना है कि दिस डाटा इन द प्रॉपर फॉर्म जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस कोर्स के अंदर बॉम और डॉम से रिलेटेड और फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट को कवर करना है, ठीक है। तो इन दोनों ऑपरेशंस में आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स का नो होना मस्ट, ठीक है। जब तक आपके पास बेसिक्स नहीं होंगी, आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह राइट करनी है, फंक्शंस किस तरह राइट करने हैं, एरर हैंडलिंग किस तरह करनी है, ठीक है, वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करने हैं, या और ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ करने हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, अदर ऑपरेटर्स, तो आप बेसिकली इन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। So for that reason, these two lectures cover today's lecture and the next lecture cover the basics of the JavaScript, ठीक है, जिसमें हम इसके बेसिक कंस्ट्रक्ट्स सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्ट्स किस तरह वर्क करते हैं, जो कि आपने और लैंग्वेज के अंदर देखे होंगे। तो इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्प्रीहेंड, आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट या कम्प्लेक्स नहीं होगा, रादर इट विल बी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको एक ओवरव्यू मिल गया। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो अभी तक हमने कवर किया, मैंने ओवरव्यू दिया, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड हो, कोई बॉम डॉम से उसकी बेसिक, हम चीज़ें कवर करेंगे इन द फ्यूचर, लेकिन जस्ट एक ठीक, होपफुली देयर इज नो क्वेश्चन। आवाज़ तो मेरी आ रही है ना आपको? यस सर। ठीक, चलें लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज का लेक्चर सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन को, कुछ मैंने इंट्रोडक्शन आपको अभी
पहले बता दिया इसका जो हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट में कि हाउ जावास्क्रिप्ट इवॉल्व्ड इनटू व्हाट वी हैव गॉट टुडे में। लेकिन जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेब टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, ये वेब टेक्नोलॉजीज़ में किस तरह यूज होता है। देन वी विल डिस्कस वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको वैसे इसका ओवरऑल आइडिया तो है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, बट इन द जावास्क्रिप्ट इट इज़ डायनेमिकली टाइप। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल सी या जावा में करते थे ना, आप बेसिकली इंट आई, ठीक है, पहले टाइप स्पेसिफाई करते थे फिर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो जावास्क्रिप्ट में है दैट इज़ डायनेमिकली टाइप। आप बेसिकली टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, जिस तरह की भी वैल्यू असाइन करेंगे उसी टाइप में आपका वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें विद डिफरेंट वर्जन ऑफ द जावास्क्रिप्ट नए मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए, नई मतलब टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो इनिशियली तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वॉर से, जस्ट वॉर, ठीक है। लेकिन ES6 जो मैंने आपको बताया, ES6 के अंदर लेट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, जो कि स्कोप, डिफरेंट स्कोप दे देता है। तो वॉर के अंदर आपने वेरिएबल स्कोपिंग का भी आपको आइडिया होगा, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप। फिर जो लेट है इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, लेट से भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ES6 ECMAScript 6 जो कि 2015 में आई, उसके अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें ब्लॉक स्कोप क्या होता है, जो ब्रेसेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ब्रेसेस ऐड की हो तो ब्रेसेस के अंदर एक अनदर स्कोप जनरेट कर सकते हैं। फिर आपके पास कॉन्स्ट का कंसेप्ट आया है वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर, कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करने के लिए। और कॉन्स्टेंट आपने सी में देखे हैं, जब आप कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। So this is the basic overview of the variable declaration. Then there are different data types. अब data types मैंने जो आपको ऊपर बताया था कि you don't need to specify data type at the time of declaration. आपको str फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग str डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना टाइप, बल्कि जस्ट स्ट्रिंग जब असाइन कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग डाटा टाइप वेरिएबल, ठीक है। तो इसके अंदर अब आप नंबर्स भी सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट्स की डाटा टाइप भी, एंड इट इज़ वेरी मच लाइक द स्ट्रक्चर्स जो आपके पास सी के अंदर स्ट्रक्चर्स होते थे ना, जिसमें आप बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल जो होते हैं वो तो एक वैल्यू कैरी करते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया तो ए के अंदर आप या तो स्ट्रिंग सेव कर देंगे या आप इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 सेव कर देंगे, ठीक है, सिंगल वैल्यू सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपने मल्टीपल वैल्यू सेव करनी हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, देन यू कन्वर्ट देम इनटू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स किस तरह, ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बींग्स आर एन ऑब्जेक्ट ना, अब ह्यूमन बींग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एज है, ठीक है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, दीज आर इंडिविजुअल वेरिएबल्स। अगर आपने किसी भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेव करना हो या उससे रिलेटेड कोई डाटा मेंटेन करना हो इन द लैंग्वेज, देन यू नीड फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप इनको इंडिविजुअल वेरिएबल्स में सेव कर लें, लेकिन दूसरा मोर कम्प्रीहेंसिव तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर लें, ठीक है, काइंड ऑफ फर्स्ट नेम भी इसी के अंदर है, लास्ट नेम, एज, आई कलर, हाइट, वट एवर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से कंसेप्ट दिए, एंड दीज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू द जो आप जेसन फॉर्मेट कवर करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो भी इसी से डिराइव्ड है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स कवर कर लिए तो आपको जेसन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट। अदरवाइज नंबर हैं, स्ट्रिंग हैं, बूलियन है जो आपके पास दूसरी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। देन देयर आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आपको आइडिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वल, लेस दैन, ग्रेटर दैन, जो आप कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ स्टेटमेंट्स में आप यूज़ करते हैं ना ये, फॉर एग्जांपल डबल इक्वल, ठीक है, ग्रेटर दैन, तो इस तरह के ऑपरेटर्स। उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मॉडुलस है, एक्सपोनेंट क्रिएट करना हो, तो नॉर्मली ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ में,
लेकिन ये जो प्लस है, प्लस आप डिपेंड करता है कि आप किस डाटा टाइप पे यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर लें तो ये कंकैटिनेशन का काम भी करता है, लेकिन अगर न्यूमेरिक पे यूज़ करें तो बेसिकली ये प्लस का काम करेगा, ठीक है। So these are the arithmetic approach. So this is roughly the summary of content of today's lecture. इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर ES6 के और फीचर्स हैं। और so let's start with the introduction of JavaScript. So JavaScript springs into action when the user asks the page to perform a task. ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी यूज़र इंटरेक्शन करता है वेब पेज के साथ और कोई इवेंट जनरेट करता है, देन बेसिकली एट द बैक एंड जावास्क्रिप्ट कोड रन्स, ठीक है। और दिस कैन बी फॉर एग्जांपल इवेंट रिलेटेड टू माउस, दिस कैन बी इवेंट रिलेटेड टू कीबोर्ड, दिस कैन बी इवेंट रिलेटेड टू लेटेस्ट API, जिस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, किसी डिव को किसी एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपके पास इवेंट्स हैं। सो करस्पॉन्डिंग टू इवेंट्स अगर आप कुछ परफॉर्म करना चाहें तो देन यू नीड बेसिकली जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एट द क्लाइंट साइड इन द ब्राउज़र। सो आप यू कैन आर्ग्यू के CSS के अंदर फॉर एग्जांपल जब आप होवर करते थे ना, इससे पहले जब आप किसी भी लिंक के ऊपर होवर किया या किसी भी एलिमेंट HTML एलिमेंट के ऊपर होवर किया, तो होवर से रिलेटेड भी आप थोड़े से एक्शन डाल सकते थे ना। फॉर एग्जांपल यू कैन चेंज द कलर ऑफ द होवर्ड एलिमेंट या उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन से दैट CSS ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बिट ऑफ इंटरेक्टिविटी, यू कैन आर्ग्यू, लेकिन वो इतनी इंटरेक्टिविटी नहीं है कि आपको बेसिकली ये प्रोफेशनल एप्लीकेशन या टेक्निकल टेक्स्ट में हेल्पफुल हो सके। बेसिक इंटरेक्शन है होवर के फॉर एग्जांपल फंक्शनलिटी या माउस ओवर, ठीक है, जब आप माउस ओवर मूव करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी है, या विजिटेड लिंक्स की कलर डिफरेंट तरह है और अनविजिटेड लिंक्स का कलर डिफरेंट तरह है, वो भी एक्शन की बाद भी बेसिकली एक्शन परफॉर्म हो रही है चीज़ें, लेकिन दैट इज़ नॉट, दैट इंटरेक्टिविटी इज़ नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि आप इसको प्रोफेशनल एप्लीकेशन या एडवांस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते। सो यू मस्ट नीड अ कंप्लीट सेपरेट लैंग्वेज दैट इज़ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जो सेकंड पॉइंट है, दिस इज व्हाट इट डिस्कसेस कि CSS के अंदर भी ट्रिक्स हैं जिससे आप काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टाइल्स को, लेकिन दे आर नॉट दैट एक्सटेंसिव, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू डिटेक्ट जस्ट अबाउट एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस इन वेब पेज, लाइक यूजर क्लिकिंग बटन्स, रीसाइजिंग द ब्राउजर विंडो और एंटरिंग डाटा इनटू टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके पास वेब फॉर्म्स होते हैं ओवर द वेब में, तो जो ही आप एक टेक्स्ट फील्ड से दूसरी टेक्स्ट फील्ड में कंट्रोल को शिफ्ट करते हैं यूजिंग द टैब, उसी वक्त आपको काइंड ऑफ एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग डाटा इन दिस टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो इस हद तक बेसिकली इंटरेक्टिविटी इन्वॉल्व है इसके अंदर में। तो साथ ही मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा या इसके अंदर ये रेड, इसका बॉर्डर रेड हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड का। सो बेसिकली इस हद तक इंटरेक्टिविटी अवेलेबल है एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है ये भी बेसिकली इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, देन at the end it says HTML plus CSS plus JavaScript is equal to real interactivity, ठीक है। तो सम बेसिक काइंड ऑफ इंटरेक्टिविटी तो आपको CSS भी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। इसके अंदर एनिमेशन भी अब आप कर सकते हैं CSS के अंदर, लेकिन रियल इंटरेक्टिविटी उसी वक्त पॉसिबल है जब आप JavaScript को भी प्लग इन कर दो। सो यू मस्ट नीड JavaScript फॉर द रियल इंटरेक्टिविटी, ठीक है। होपफुली द बेसिक। सो जब आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो HTML गिव्स यू द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। फॉर एग्जांपल जो बेसिक लेआउट होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द HTML, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास डिव्स भी हो सकते हैं फॉर लेआउट क्रिएशन या सिमेंटिक टैग भी हो सकते हैं। सो दीज बेसिकली टैग्स आर प्रोवाइडेड बाय द HTML। तो HTML आपको वेब पेज के लेआउट या स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब आपने उस स्ट्रक्चर को स्टाइल करना है, फॉर एग्जांपल इसी एक ही स्ट्रक्चर को आप 2 कॉलम लेआउट की फॉर्म में भी स्टाइल कर सकते हैं, 3 कॉलम लेआउट की भी फॉर्म में स्टाइल कर सकते हैं, आप स्टैग्ड लेआउट की फॉर्म में भी स्टाइल कर सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू। तो उसके लिए कि आपने उसको दिखाना किस तरह है, फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेनर्स के अंदर डाटा है लेकिन आपने उसको डिस्प्ले किस तरह करना है, उसको स्टाइल किस तरह करना है, देन यू नीड CSS। और इसके अंदर बेसिक CSS से लेकर फ्रेमवर्क्स तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्रेमवर्क्स के अंदर
जिस तरह हमने बूटस्ट्रैप देखा था, आपके पास बिल्डिंग क्लासेज हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के क्रॉस क्लासेज हैं, फॉर एग्जांपल 5 डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के क्रॉस हमने देखा है, ठीक है। और वो आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करने में भी हेल्प करती है। तो दिस इज़ बट स्टाइलिंग इज़, ठीक है। आपने जो डिफ़ॉल्ट बेसिकली स्टाइल्स हैं HTML जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द जावास्क्रिप्ट। बेसिकली स्ट्रक्चर इज़ प्रोवाइडेड बाय HTML, style is provided by CSS, but the action और interactivity is provided by the JavaScript, ठीक है। तो फिर आपके पास एक बेसिक लेआउट आ गया, लेकिन उस लेआउट के ऊपर आपके पास बटन्स भी हैं, टेक्स्ट फील्ड्स भी हैं, लिंक्स भी हैं, ठीक है, डिफरेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट्स भी हैं। अब बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मैं कोई एलिमेंट सेलेक्ट करूं, इफ़ आई सेलेक्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, सो एन इवेंट शुड बी जनरेटेड, और उस इवेंट के बेस पे रेस्ट ऑफ द वेब पेज शुड बी अपडेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्टूडेंट का रेज नंबर है किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें रेज नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर में। तो आप चाहें कि मैं जब 001 रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करूँ तो जो वेब पेज है वो उस स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करे। जब मैं 002 रेज नंबर सेलेक्ट करूँ तो वो बेसिकली सेकंड स्टूडेंट का डाटा डिस्प्ले करे। रेज नंबर 3 सेलेक्ट करूँ तो थर्ड स्टूडेंट का। तो ये बेसिकली जो सिलेक्शन की बेसिस पे आपके पेज का कंटेंट अपडेट हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू बेसिकली द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। वो कि आपने जो डाटा है वो तो सर्वर साइड से ही पिक करके लेके आना है, लेकिन जो इवेंट फॉर एग्जांपल अगर आप अब एजेक्स भी आ जाता है ना, तो आई एज्यूम के ये एसिंक्रोनस इवेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट का इवेंट जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करूँ तो एक जावास्क्रिप्ट का इवेंट जनरेट हो, और वो इवेंट जो है वो एट द बैक एंड जावा आपके डाटाबेस से डाटा को फैच करे और आपके वेब पेज के अंदर लोड कर ले, ठीक है। तो दिस इज़ पॉसिबल, दिस इवेंट जनरेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करेंगे तो बेशक आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जिस भी रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट कर लें, आप अपने वेब पेज को अपडेट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट द स्टैटिक वेब पेजेस है, ठीक है, कि आपके पास इंटरेक्टिविटी नहीं है या एक्शंस इन्वॉल्व नहीं है विद योर वेब पेज। होपफुली यू गॉट एन आइडिया। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हिस्टोरिकली बिफोर के ये सर्वर साइड पे भी इंट्रोड्यूस हुआ, हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड फॉर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। हिस्टोरिकली जावास्क्रिप्ट वाज यूज्ड फॉर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड पे आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो इसके लिए यूज होता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्लाइंट साइड? फॉर एग्जांपल जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं द क्लाइंट साइड, फर्स्ट बेनिफिट इज़ द क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। रादर देन कि आप अपने सारे के सारे वेब पेज के डाटा को टुवर्ड्स सर्वर साइड सेंड करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप रजिस्ट्रेशन साइन अप का फॉर्म है, जूम करें, ठीक है। आपकी वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर साइन अप का ऑप्शन है, और साइन अप के फॉर्म के अंदर 6 to 7 फील्ड्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट फील्ड भी हैं, रेडियो बटन्स भी हैं, चेक बॉक्सेस भी हैं, टेक्स्ट एरिया भी है, ठीक है। रादर देन कि आप बेसिकली जब भी यूज़र्स उसके बाद एक बटन है साइन अप का, तो रादर देन कि जब यूज़र साइन अप पे क्लिक करे और ये डाटा सबमिट हो टुवर्ड्स सर्वर, और सर्वर पे ये वैलिडेशन हो कि वेदर डाटा दिस डाटा इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट और नॉट टू बी एंटर्ड इनटू अ डाटाबेस, कि हम इसको डाटाबेस के अंदर एंटर करें, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, देयर आर एरर्स इन द डाटा, ठीक है, कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक्सपेक्टेड था कि फॉर एग्जांपल ये नेम की टेक्स्ट फील्ड थी, लेकिन यूज़र ने इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा एंटर कर दिया, या टेलीफोन नंबर की टेक्स्ट एक आपके पास फील्ड थी लेकिन यूज़र ने उसके अंदर टेक्स्ट डाटा एंटर कर दिया, तो ये एरर्स है ना। तो व्हेन यू सबमिट दिस डाटा टुवर्ड सर्वर, और सर्वर साइड पे आप वैलिडेट करें और फिर यू केम टू नो के डाटा इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, और फिर आप दोबारा वेब पेज को रिटर्न करें टुवर्ड्स क्लाइंट, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ राउंड ट्रिप है विच इज़ अ वेस्टेड, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द टाइम भी वेस्टेज है, ठीक है, लेकिन बैड यूज़र एक्सपीरियंस भी है। जब फॉर एग्जांपल आप एसिंक्रोनस कॉल्स नहीं करते तो फिर आप पेज को रीलोड करते हैं, तो आपने देखा होगा जब पेज रीलोड होता है तो दैट गिव्स अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस काइंड ऑफ, तो कंप्लीट वेब पेज रीलोड हो रहा है और उसमें समटाइम्स अगर आपकी लॉजिक इतनी अच्छी नहीं है तो सारी सारी टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी भी हो जाती हैं, ठीक है। अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल डाटा एंटर किया हुआ है
यू वांट के उस डाटा को रिटेन करें ना, तो दीज आर द सिनेरियोज एज वेल। तो बेसिकली जब आप सर्वर साइड पे फॉर्म को सेंड करते हैं तो एक काइंड ऑफ राउंड ट्रिप वेस्टेड होता है अगर आपका डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। सो rather than wasting these resources, why not perform the validation on the client side, ठीक है। so client side validation is possible, ठीक है, using the JavaScript. so one of the benefit of the JavaScript is the client side validation. आप क्लाइंट साइड पे ही डाटा पहले हर एक टेक्स्ट फील्ड से, टेक्स्ट एरिया से फेच कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही उसको यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस या वट एवर मीन्स यू हैव गॉट, ठीक है, उसको वैलिडेट कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट डाटा इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट। ओनली इफ द डाटा इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट देन यू सबमिट द फॉर्म टुवर्ड्स द सर्वर साइड, और फिर सर्वर साइड पे कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि डाटा इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट, और स्ट्रेट अवे आप कोई भी क्यूरी या किसी भी तरह डाटा को डाटाबेस के अंदर सेव कर दें, ठीक है। सो वन ऑफ द बेनिफिट इज द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। सेकंड बेनिफिट इज द एफिशिएंसी। तो जब आप बेसिकली इस वेस्टेज ऑफ टाइम को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन को बेसिकली वैलिडेशन को क्लाइंट साइड पे परफॉर्म करते हैं, देन यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन एफिशिएंट, ठीक है, बिकॉज यू आर मेकिंग स्मॉल क्विक चेंजेस टू द पेज विदाउट वेटिंग फॉर द सर्वर, ठीक है। आप सर्वर का वेट नहीं कर रहे, बल्कि जो छोटे मोटे एरर्स हैं डाटा के अंदर वो क्लाइंट साइड पे रिजॉल्व कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट द एफिशिएंसी इज, एफिशिएंट अप्रोच इज, ठीक है। एंड थर्ड, यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, और ये भी जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल है जब आपने दिस एफिशिएंसी इज पॉसिबल विद द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। एंड थर्ड बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज द, और द जावास्क्रिप्ट इज द इवेंट ड्रिवन, कि आप बेसिकली क्लाइंट साइड पे ही इवेंट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। कैन रिस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस लाइक क्लिक्स एंड की प्रेसेस। तो आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर रेंज ऑफ इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास माउस से रिलेटेड 10 to 12 इवेंट्स हैं, ठीक है, माउस ओवर, माउस इन, माउस एंटर, ठीक है, फिर क्लिक, डबल क्लिक, फिर आपके पास कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट्स हैं, की प्रेस्ड, की अप, इससे रिलेटेड 3 to 4 इवेंट्स हैं। फिर आपके पास फॉर्म से रिलेटेड इवेंट्स हैं, जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, ठीक है, फॉर्म के वैलिडेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, इससे रिलेटेड भी 10 to 12 डिफरेंट आपके पास इवेंट्स हैं। फिर लेटर ऑन और भी APIs आ रहे हैं या क्लाइंट साइड पे, फॉर एग्जांपल ड्रैग एंड ड्रॉप की API है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग API, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप की API, जो कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लाइंट साइड पे चेस की गेम क्रिएट करनी है ना, ठीक है, चेस की गेम में आपके पास एक बोर्ड होता है और बोर्ड के अंदर डिफरेंट पीसेज होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अगर इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक पीस पड़ा हुआ है, आप इसको काइंड ऑफ ड्रैग करके किसी दूसरे बॉक्स में मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्लाइंट साइड पे पूरा एक आप GUI क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप API, जिसमें आप किसी भी पीस को मूव करें किसी और, फिर जब ड्रैग करेंगे फिर ड्रॉप करेंगे तो दूसरे पीस में वो, दूसरे जो बॉक्स है उसमें वो पीस मूव कर देगा, दिस इज पॉसिबल विद ड्रैग एंड ड्रॉप API। फिर उसके बाद जियो लोकेशन की API आपके पास आई विद इन द जावास्क्रिप्ट, जो कि आपको आप गूगल मैप्स जो हैं या मैप्स से जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप करंटली कहाँ पे हैं ना, तो आपके वो अगर आप पहले आपको वो बेसिकली प्रॉम्प्ट करेगा वुड यू लाइक टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये बेसिकली मस्ट होता है यूज़र कंसेंट। फिर बेसिकली वो आपको आपके कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप गूगल मैप के कंटेंट, गूगल मैप की फंक्शनलिटी है उसको पार्शली यूजिंग द गूगल जियो लोकेशन API जावास्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट साइड से, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें नई से नई APIs भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सारे जो हैं इन सारी APIs के अंदर जो कि माउस की, कीबोर्ड, फॉर्म, ड्रैग एंड ड्रॉप, जियो लोकेशन, इन सारों के अंदर देयर सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो कि आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है द क्लाइंट साइड। और ये सारी APIs, दीज APIs आर पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये सारी APIs जावास्क्रिप्ट के पार्ट है। सो दीज आर द 3 सेट ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, कि आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन की फंक्शनलिटी अवेलेबल होती है, आपकी वेब एप्लीकेशन एफिशिएंट बन जाती है इन द सेंस कि वो छोटी मोटी जो चेंजेस हैं दे आर परफॉर्म इन द क्लाइंट साइड विदाउट सेंडिंग द पेज टू द सर्वर साइड। और फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग अगर आपने क्लाइंट साइड भी करनी है, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो होपफुली
ठीक है। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल दीज आर द 4 स्टेप्स, और ये 4 स्टेप्स वही हैं जो कि आपने दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी देखे होंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपके पास कोई एक बटन है, ठीक है, यूजर इंटरेक्ट्स विद द पेज, बटन पे क्लिक किया उसने या इसके साथ कोई भी इवेंट ट्रिगर किया, ठीक है, क्लिक किया तो एक इवेंट जनरेट होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट 2, ठीक है, एंड इवेंट अकर्स, ठीक है, इवेंट अकर होगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉइंट 3। तो उस इवेंट की बेसिस पे आपने कोई जावा का फंक्शन होगा, फंक्शन राइट किया होगा, फंक्शन माई इवेंट, उसके अंदर जो भी डेफिनेशन आपने लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद जो चेंजेस होंगे इन द वेब पेज वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ द पॉइंट 4, द पेज अपीयरेंस अपडेटेड मॉडिफाइड इन सम वे अदर रिजल्ट। तो इट डिपेंड्स के किस तरह मॉडिफाई होती है, दैट इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, लेकिन काइंड ऑफ साइकिल यही है आपके पास। यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, इवेंट जनरेट होगा, इवेंट के क्रॉस आपके पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा जो एग्जीक्यूट होगा और वो रिक्वायर्ड चेंजेस ऑन द वेब पेज परफॉर्म कर देगा जो भी उसके अंदर डिफाइन है, ठीक है। ये जो स्लाइड है दिस इज़ अ काइंड ऑफ एडवांस, मतलब इन द सेंस कि हमने ये चीज़ें कवर नहीं की, लेकिन जस्ट आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी है ना, उसका एक फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ फिर हम इसको लेटर ऑन चीज़ों को और भी कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं ना ये रिकॉर्डेड भी हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल सेट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, ग्रुप ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ने मिल के बनाई हैं, तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स थॉट के दिस शुड बी देयर ना, ठीक है। तो अगर आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ तो मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूँगा, अदरवाइज़ इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। तो इसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का ही एक साइकिल डिस्क्राइब है। आपके पास ये एक वेब पेज है ऊपर, दिस इज अ वेब पेज, और इस वेब पेज के अंदर आपके पास एक इमेज है, स्माइली इमेज, स्ट्रेट फेस इमेज है, नॉट ए स्माइलिंग वन, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे आपके पास एक माउस है, इस माउस से आपने इस इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब इसका एट द बैक एंड जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल किस तरह का होगा, दिस इज व्हाट ऑन द राइट साइड, ये आपके पास जो मैंने अभी इनक्लोज किया है दस रेक्टेंगल, दिस इज द एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट ऑफ द दिस स्ट्रेट फेस इमेज, ठीक है। अब इसमें इमेज का टैग होगा, क्योंकि इमेज आपने ऐड किया वेब एप्लीकेशन पे ना, वेब पेज पे, इमेज का टैग होगा, इसका आईडी हो सकता है, एक आईडी रॉक इमेज, इसका सोर्स होगा rock.png जो कि आपको इमेज नज़र आ रहा है, फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा इसका एक आई रॉक, फिर इसका इंटरनल स्टाइल कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो जब आप ये स्टाइल बेसिकली इनलाइन स्टाइल है, और कर्सर इज़ अ प्रॉपर्टी और पॉइंटर इज वैल्यू, ठीक है। पॉइंटर मीन दैट जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे ना तो ये पॉइंटर की फॉर्म में आ जाएगा, मीनिंग दैट इस तरह की पॉइंटर, ठीक है। एंड लास्ट एट्रीब्यूट विद इन द इमेज एलिमेंट इज द ऑन क्लिक, ठीक है। अब इससे पहले तक तो आपके पास HTML और CSS था, लेकिन ये जो ऑन क्लिक एट्रीब्यूट है ना, दिस बेसिकली इज द जावास्क्रिप्ट इवेंट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे यू कैन अटैच जावास्क्रिप्ट इवेंट टू एनी ऑफ द HTML एलिमेंट। तो आपने इस इमेज के साथ जब क्लिक का इवेंट अटैच करना है, सो देन यू हैव टू ऐड एन एट्रीब्यूट ऑन क्लिक इनसाइड दिस टैग, और जब आप क्लिक करेंगे तो उसके क्रॉस क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी, ये उसके सामने एक टफ रॉक लिखा हुआ ना, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, टफ रॉक उसके बाद पैरेंथेसिस है ना, फिर सेमीकोलन है, सो दिस इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर क्या है, लेट्स लुक एट द डाउन, जो आपको नीचे नीचे नज़र आ रहा है बॉक्स, दिस वन, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन के बाद टच रॉक, टफ रॉक नहीं है, टच रॉक, ठीक है। टच रॉक के बाद पैरेंथेसिस है, तो दिस इज बेसिकली हाउ यू डिफाइन अ फंक्शन इन द जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस के अंदर आपने वॉर इज़ अ वे ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इन द जावास्क्रिप्ट। वॉर के बाद आपने यूज़र नेम लिखा है, यूज़र नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद आपने लिखा है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम हियर। सो प्रॉम्प्ट इज़ अ डिफ़ॉल्ट डायलॉग बॉक्स इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बिल्ट इन एक फंक्शन है जो कि डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या है, वो
यूज़र से इनपुट लेता है, तो एंटर यूर नेम, ठीक है। हाउ दिस डायलॉग बॉक्स लुक्स लाइक, आपके पास ये नीचे एक डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड, दिस इज़ बेसिकली द प्रॉम्प्ट बॉक्स। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट बॉक्स ओपन होगा और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट बॉक्स के ऊपर व्हाट इज़ योर नेम, और एक टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप जो भी एंटर करेंगे पॉल, और ओके पे क्लिक करेंगे, कैंसिल पे नहीं, ओके पे, ओके पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू है ये यूज़र नेम वेरिएबल में सेव हो जाएगी। आपके पास जो वेरिएबल यूज़र नेम है इसके अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने इफ़ कंडीशन किया, इफ़ यूज़र नेम, तो अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यू अज्यूम कि यू डोंट वांट टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पॉल रिटर्न करेगा जो भी आप इसके अंदर वैल्यू एंटर करेंगे। तो वेरिएबल यूज़र नेम के अंदर अगर आपने ओके पे क्लिक किया तो कोई वैल्यू होगी तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, कोई वैल्यू होगी तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगी तो फिर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो इफ़ यू हैव एंटर्ड सम वैल्यू इनसाइड दिस प्रॉम्प्ट बॉक्स, meaning that if condition is true, then there's an alert inside this if condition. Alert is another dialog box, एक और डायलॉग बॉक्स है आपके पास विद इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज़ गुड टू मीट यू, और उसके बाद प्लस दिस इज द वे यू कंकैटिनेट वेरिएबल विद इन द स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, और यूज़र नेम जो आपने जो भी इसके अंदर डाटा एंटर किया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको किस तरह का नज़र आएगा, ये आपको ये जो नीचे डायलॉग बॉक्स राइट साइड पे इस तरह का नजर आएगा, इट इज़ गुड टू मीट यू पॉल, ये जो पे पॉल लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली यूज़र नेम की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो डॉक्यूमेंट जो वर्ड है ना, ये डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है आपकी जो भी जावास्क्रिप्ट वेब पेज के अंदर जितनी भी HTML होती है ना, सारी HTML जब हम डॉम के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का पार्ट होती है। सबसे बेसिक जो ऑब्जेक्ट है ना आपकी डॉक्यूमेंट डॉम के अंदर, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से आप स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ फंक्शन built in JavaScript function. It says that get element by ID as the name says, कि किसी भी एलिमेंट को ID से गेट करो, और जो हम इसके अंदर रॉक इमेज की ID पास कर रहे हैं वो ऐसे एलिमेंट को गेट करेगा जिसकी ID रॉक इमेज है। रॉक इमेज किसकी ID है, रॉक इमेज टैग की ID है जो कि ऊपर आपने डिस्क्राइब किया, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज के बाद इमीडिएटली आप ID इज इक्वल टू रॉक इमेज। तो आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने HTML के अंदर से इस इमेज टैग को गेट कर लिया बाय आईडी। फिर उसके बाद डॉट सोर्स SRC डॉट सोर्स, इससे क्या होगा, इससे बेसिकली जो उस इमेज जिसको आपने सेलेक्ट किया जिस एलिमेंट को, उसके अंदर जो सोर्स एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू को चेंज कर दे। डॉट सोर्स इज इक्वल टू रॉक हैप्पी डॉट PNG। तो आपके पास एक और इमेज है उसी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ, आपने बेसिकली उस इमेज के सोर्स को चेंज कर दिया विद अनदर इमेज रॉक अंडरस्कोर हैप्पी डॉट PNG, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बेसिकली क्या होगा, आफ्टर दिस स्क्रिप्ट आपके पास जो नीचे ये नज़र आ रहा है दिस वन इमेज, दिस इज बेसिकली अ हैप्पी इमेज, स्माइलिंग इमेज। जो आपके पास ऊपर बाय डिफॉल्ट इमेज था दैट वाज अ स्ट्रेट फेस इमेज, ठीक है, लेकिन नीचे इमेज है दैट इज अ स्माइलिंग इमेज। तो ये जो हमने लास्ट स्लाइड में इवेंट ड्रिवन का एक सर्कल या एक बेसिकली साइकिल डिस्कस किया था, सो दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिस स्लाइड। तो सबसे पहले आपके पास एक इमेज है वेब पेज के अंदर, उसके ऊपर आपने ऑन क्लिक का इवेंट अटैच किया, उसके क्रॉस फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर यूज़र से प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू कोई टेक्स्ट गेट किया, फिर उस टेक्स्ट को अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया, ठीक है। फिर उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर ही आपने जो इमेज टैग ऊपर था आपके पास उसके इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज कर दी विद सम अदर वैल्यू। So as a result of that, at the run time, the image basically जो इमेज था वो रिप्लेस हो गया विद अनदर, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ पूरा साइकिल है जिसमें हम कह रहे थे ना लास्ट स्लाइड में कि इवेंट जनरेशन, इवेंट अकर्स, डिस्क्राइब अ फंक्शन एंड देन मेक द अपडेट्स और मॉडिफिकेशन इन द वेब पेज। तो यहाँ पे भी आपने अपडेशन और मॉडिफिकेशन। कोई क्वेश्चन हो किसी को तो आप पूछ।
क्लियर है सर। ठीक है, चलें अब नाउ वी अज्यूम कि आपके पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फंक्शन जो कि आपने स्लाइड में देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल वैलिडेशन से रिलेटेड भी हैं, कुछ एनिमेशन से रिलेटेड भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम वो बाद में लिखेंगे फंक्शंस, लेकिन हाउ टू देन ऐड दिस जावास्क्रिप्ट इनटू योर एचटीएमएल फाइल। आपने अपनी जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के अंदर किस तरह ऐड करना है। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स फॉर दैट पर्पस। फर्स्ट वन इज़ द एम्बेडेड स्क्रिप्ट एंड सेकंड इज़ द एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। अच्छा, अब मैं इसको अगर करस्पॉन्डिंग CSS जो टेक्निक्स थी उसके साथ कंपेयर करूँ तो आपके पास CSS के अंदर एक इंटरनल स्टाइल शीट थी ना। इंटरनल स्टाइल शीट में आप क्या करते थे इंटरनल CSS में, कि आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर स्टाइल के टैग के अंदर स्टाइल्स को ऐड करते थे विद इन द HTML फाइल। ठीक है, विद इन द HTML फाइल आप स्टाइल का टैग ऐड करते थे इन द हेड पार्ट और उसके अंदर स्टाइल्स को ऐड करते थे। तो एम्बेडेड स्क्रिप्ट इज़ वेरी मच लाइक दैट, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप स्क्रिप्ट का टैग ऐड करेंगे विद इन द HTML फाइल और उसके अंदर स्क्रिप्ट के सारे फंक्शंस और जो भी आपके पास कोड है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड ये है कि आपके पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है, एक्सटर्नल CSS, जिसमें आप एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते थे, फॉर एग्जांपल styles.css। ठीक है, और उस फाइल के अंदर सारे के सारे स्टाइल्स को राइट करके लिंक टैग के थ्रू बेसिकली HTML फाइल के अंदर ऐड करते थे। ठीक है, आप हेड पार्ट में लिंक टैग ऐड करते थे और लिंक टैग के अंदर styles.css फाइल को लिंक करते थे, एक्सटर्नल फाइल। इसी तरह एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में बेसिकली आप अपने स्क्रिप्ट को उठा के एक एक्सटर्नल फाइल में सेव कर देंगे और उसका कोई भी नेम रख देंगे, फॉर एग्जांपल my_script.js। ठीक है, लेकिन फिर आपने इस फाइल को लिंक करना होगा विद योर HTML फाइल, एंड हाउ यू आर गोइंग टू लिंक दैट पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फाइल टू योर HTML फाइल यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर उस फाइल का पाथ दे देंगे। सो दीज आर टू ऑफ द वेज यू कैन ऐड अ जावास्क्रिप्ट इन योर HTML फाइल। फर्स्ट वन इज एम्बेडेड स्क्रिप्ट, जिसमें आप स्क्रिप्ट के टैग्स विद इन द HTML फाइल ऐड करते हैं और उनको उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं। सेकंड इज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, इसके अंदर एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर आप जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं और उसको यूजिंग द स्क्रिप्ट टैग सोर्स एट्रीब्यूट्स के थ्रू लिंक कर देते हैं विद योर HTML। ठीक है, होपफुली क्लिक हो रहा आइडिया। और फिर इसको इस बेसिकली स्क्रिप्ट टैग को या एक्सटर्नल फाइल को या इंटरनल स्क्रिप्ट को प्लेस कहाँ करना है विद इन योर जावास्क्रिप्ट, विद इन योर HTML। ठीक है, ये भी एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि CSS तो हम हमेशा हेड पार्ट में प्लेस करते थे ना, बट व्हेन इट कम्स टू जावास्क्रिप्ट देयर इज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी या डिबेट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यू कैन से। ठीक है, तो कुछ लोग सम ऑफ द पीपल सजेस्ट दैट यू शुड प्लेस योर स्क्रिप्ट इन द हेड पार्ट, जिस तरह के इस एग्जांपल में आपके पास हेड पार्ट के अंदर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक फंक्शन प्लेस द वैलिडेट नंबर का है। ठीक है, so some of the people say that you should place your script in the head part, while others say that your script should be just before the end of the body tag down here। ठीक है, the reason is कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आपके पास कम्प्लेक्स कोड भी हो सकता है, मीनिंग दैट अगर आपने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं जो कि टाइम बाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल सेट इंटरवल हो गया, सेट टाइम आउट हो गया। ठीक है, जो कि कुछ डिले के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आपकी ये फाइल होती है ना ब्राउज़र के अंदर, ये टॉप टू बॉटम रेंडर होती है। सो अनलेस दैट होल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड द HTML वोंट बी एग्जीक्यूटेड, अगर आप उसको अपने स्क्रिप्ट को हेड पार्ट में प्लेस कर दें। ठीक है, अगर आपने स्क्रिप्ट हेड पार्ट में प्लेस कर दिया तो पहले सारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर आके आपके बॉडी टैग के अंदर जो भी HTML फाइल है। ठीक है, तो HTML फाइल आपकी बॉडी टैग के अंदर होती है, ये तो आपको आइडिया है ना, जो HTML की आपका सारे कंटेनर्स और लेआउट होता है, दैट इज इन द बॉडी टैग। तो दे आर्ग्यू दैट रादर देन प्लेसिंग द स्क्रिप्ट इन द हेड पार्ट, क्योंकि ये आपकी पेज लोडिंग को स्लो कर देगा, पेज रेंडरिंग को स्लो कर देगा, यू शुड प्लेस योर स्क्रिप्ट जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बॉडी टैग, ताकि जब बॉडी टैग के शुरू में जो भी HTML है वो लोड हो जाए, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लोड हो। बेशक वो फिर थोड़ा टाइम लेगा, इन द मीन टाइम दिस इज़ नॉट अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब HTML लोड हो जाएगा तो यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द वेब पेज, फॉर एग्जांपल वो उसको
स्क्रॉल कर सकता है, उसके कंटेंट्स को देख सकता है। इन द मीन वाइल योर स्क्रिप्ट विल लोड एज वेल। लेकिन अगर आप उसको हेड पार्ट में प्लेस करेंगे तो योर बेसिकली कंटेंट और द कंटेंट विच इज प्लेस इन द बॉडी टैग ऑफ द वेब पेज, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लोडिंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट, अगर आप उसको हेड में प्लेस कर दें। सो दिस इज अ डिबेटेबल थिंग, ठीक है, इन द सेंस। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द बॉडी टैग अपने स्क्रिप्ट को प्लेस करें, ताकि आपका वेब पेज लोड हो जाए। इन द मीन टाइम एट द बैक एंड आपका स्क्रिप्ट भी स्लोली लोड हो जाएगा, और यूज़र को काइंड ऑफ फील भी नहीं होगा कि आप देयर इज अ डिले और काइंड ऑफ आपका स्क्रिप्ट लोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो दीज आर टू ऑफ द आर्गुमेंट्स रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन द HTML। होपफुली यू गॉट एन आइडिया, और उसको और भी आप खुद फर्दर देख कर सकते। सर इसको हेड में प्लेस करने का फ़ायदा क्या होगा? एज सच हाँ, उसका कोई फ़ायदा वो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली जो ऐसी चीज़ें ना जो जिनका पार्ट्स ऑफ द कोड in the web application which are not directly concerned with the user, they are normally placed in the head part। जिस तरह की फॉर एग्जांपल CSS की फाइल है, वो मेटा डाटा है ना, ठीक है, काइंड ऑफ मेटा डाटा शुड बी प्लेस इन द हेड पार्ट। तो जो उसको हेड पार्ट में प्लेस करने का कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि दिस इज बेसिकली स्क्रिप्ट इज हेल्पिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वेब पेज में। यूज़र को जो कंसर्न है दैट इज फ्रॉम द HTML। जब वो उसके साथ इंटरेक्शन करेगा वेब पेज के साथ, फिर आपका स्क्रिप्ट लोड होगा ना। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ए मेटा डाटा। तो वो कहते हैं कि ये जो भी CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, जो भी बेसिकली वेब पेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, दे शुड बी प्लेस इन द हेड पार्ट। अदर दैन दैट देयर इज नो एडवांटेज, अदर दैन दैट इट ओनली बेसिकली स्लोज द और रिड्यूसेस द लोडिंग ऑफ द वेब पेज, ठीक है, स्लो डाउन कर देता है। अदरवाइज ऐसा कि उसका कोई एडवांटेज नहीं है। बस आर्गुमेंट यही है कि आप इसको हेड के अंदर प्लेस करें बिकॉज इट इज़ अ स्क्रिप्ट, ठीक है। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने इसका जावास्क्रिप्ट का अभी तक बैकग्राउंड डिस्कस किया, व्हाई वी नीड अ जावास्क्रिप्ट इन द वेब एप्लीकेशंस, और एक इसका काइंड ऑफ साइकिल देख लिया कि इसके अंदर इवेंट्स किस तरह ट्रिगर होते हैं और आप फंक्शन किस तरह राइट करते हैं, एक ओवरव्यू ले लिया ना। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट्स, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट। सो स्टार्टिंग विद द वेरिएबल्स, ठीक है। तो मेन किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिकली वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। तो वेरिएबल्स ऐसे होते क्या हैं ना, तो अगर हम वेरिएबल को सिंगल लाइन में अगर डिस्क्राइब करें तो वेरिएबल इज़ लाइक एन इंफॉर्मेशन कंटेनर, ठीक है। अब कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट कैन बी सम न्यूमेरिक डाटा, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी 5, 6, 7, 8, ठीक है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या किसी आपके डॉम एलिमेंट का कंट्रोल हो सकता है। जो देखिए नीचे लिखा हुआ है एलिमेंट इन द डॉम। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लास्ट की एग्जांपल देखी थी, उसमें इमेज जो टैग था ना, वो हमारा डॉम एलिमेंट था। अब इमेज के टैग का अगर हम जस्ट कंट्रोल सेव करना चाहें, फॉर दैट पर्पज वी ऑल्सो नीड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें वॉर वी, और उसमें असाइन कर दें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID के अंदर हम रॉक इमेज, दैट्स इट। उसका सोर्स चेंज ना करें, बस इमेज का कंट्रोल सेव कर दें। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड अ वेरिएबल एज वेल, ठीक है। इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अनोनिमस फंक्शंस होते हैं ना, एक तो फंक्शन होते हैं हमारे फॉर एग्जांपल इस तरह के फंक्शन फन, ठीक है। फॉर एग्जांपल फन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, उसके बाद पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के बाद आपके पास ब्रेसेस है। फंक्शन इज़ द कीवर्ड, फन इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, पैरेंथेसिस, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर आपकी डेफिनेशन है। अब ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है बिकॉज वी हैव गॉट द नेम ऑफ द फंक्शन विच इज़ फन। एनोनिमस फंक्शन किस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखें फंक्शन और नेम स्पेसिफाई ना करें, बल्कि पैरेंथेसिस लगा दें और उसके बाद ब्रेसेस लिखें, ठीक है। अब हमने इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो किस तरह करेंगे ना, एनोनिमस फंक्शन का तो नेम ही नहीं है, तो फिर हम इसको ना वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, वेरिएबल फॉर एग्जांपल वी। जब हमने इसको कॉल करना होगा तो वी के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो सेव द फंक्शन इनसाइड अ वेरिएबल, ठीक है।
तो वेरिएबल आर लाइक इंफॉर्मेशन कंटेनर, इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज सेव कर सकते हैं, किसी डॉम एलिमेंट का कंट्रोल सेव कर सकते हैं, या फिर फंक्शन सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वाई वी नीड वेरिएबल्स ना, ये तो एक दे आर, उनका पर्पज़ तो समझ आ गया, दे आर इंफॉर्मेशन कंटेनर। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोड है ना, कोड के अंदर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक 5 वैल्यू है, 5 वैल्यू जो है ना ये आपकी 5 डिफरेंट प्लेसेस पे विद इन द कोड चेंज हो रही है, यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल 5 जो न्यूमेरिक वैल्यू है, दिस इज बीइंग यूज्ड एट द 5 डिफरेंट प्लेसेस विद इन योर कोड। अब एज्यूम करें कि आपने इसको एज इट इज़ हार्ड कोडेड प्लेस कर दिया है 5 डिफरेंट प्लेसेस, यू हैव नॉट यूज्ड अ वेरिएबल फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब एज्यूम करें आपने इस 5 को 6 के साथ चेंज करना है, एट सम पॉइंट यू हैव टू चेंज दिस 5 वैल्यू विद द 6। तो क्या होगा कि आपको 5 डिफरेंट प्लेसेस पे अगेन जाके इस 5 को 6 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। So this is kind of a useless activity, no? Why to change basically at 5 different places? Why not store this value of 5 in a variable a? आप a के अंदर 5 को सेव करें, ठीक है, और a वेरिएबल यूज करें एट 5 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। और जब आपने इस वैल्यू को चेंज करना होगा तो आप एट सिंगल लोकेशन जहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज किया है वहाँ पे आप 5 को 6 कर दें, तो सब जगह पे आपकी वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। So this is the basic reason why we use variables. Yeah? So they are information container, and the reason we use them, we avoid the, for example, replication kind of, replication तो नहीं, जिस तरह useless kind of activity, तो हम इसलिए variables को use करते हैं ताकि हम at single point हम variable की values को change कर सकें, ठीक है। अब languages में different, for example, rules and regulations होते हैं for declaring the variables. Yeah? तो जावा के अपने हैं, सी के अपने हैं, जावा स्क्रिप्ट के जो हैं, दे सेज दैट नेम्स, वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। आपके पास सिर्फ ये फॉर एग्जांपल लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, इसके अलावा आप वेरिएबल के अंदर कोई भी और स्पेशल करेक्टर या फॉर एग्जांपल कोई भी करेक्टर प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। तो आप इस तरह का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल 5 आप करें वॉर 5a, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अ लेटर, डॉलर साइन अंडरस्कोर। तो आप ये कर सकते हैं कि a5 दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, लेकिन 5a इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम, अंडरस्कोर a इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, डॉलर साइन 5 इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है। तो वेरिएबल नेम शुड बिगिन विद द लेटर डॉलर अंडरस्कोर। नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, ये केस सेंसिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन द जावास्क्रिप्ट अगर आप स्मॉल a या कैपिटल A से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, सो दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स, दे आर नॉट सेम वेरिएबल। इसके अलावा आप रिजर्व वर्ड्स जो हैं, जिस तरह आपके पास इफ़ हो गया, एल्स हो गया, वॉर हो गया, स्विच हो गया, फंक्शन हो गया, दीज आर रिजर्व वर्ड्स, और ये रिजर्व वर्ड्स हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इन रिजर्व वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस की। फॉर एग्जांपल वॉर फू इज इक्वल टू 5, ये आपने डिक्लेयर भी किया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया 5 से, सो दिस इज बेसिकली अ न्यूमेरिक वेरिएबल। उसके बाद आपने वॉर पर्सन को इनिशियलाइज कर दिया जॉन से, फिर आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल्स हैं ना, ए बी एंड सी, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई वे वॉर ए, वॉर बी, वॉर सी, यू कैन से वॉर ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन, ठीक है। एक दफ़ा वॉर आप कीवर्ड यूज़ करेंगे और 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे। अगर आपने इनिशियलाइज भी करना है तो आप इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, जिस तरह के लेफ्ट साइड के एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, पर्सन, कार नेम एंड प्राइस, और उनको इनिशियलाइज भी कर सेपरेट बाय कॉमास। So this is how basically you declare a variable in the JavaScript. जो स्लाइड है दिस बेसिकली डिस्क्राइब्स लीगल एंड इलीगल वेरिएबल्स। तो आपके पास ये जो फर्स्ट नेम का वेरिएबल है, दिस इज अ लीगल वेरिएबल, ठीक है। टॉप 100 इज अ लीगल वेरिएबल, के अंडरस्कोर चाओ इज अ लीगल वेरिएबल, डॉलर साइन टोटल इज अ लीगल वेरिएबल नेम, एंड अंडरस्कोर टॉप सीक्रेट इज अ लीगल वेरिएबल नेम। ये सारे बेसिकली वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल है 5 to 10, ये जो होल्ड किया हुआ है ना अगर प्ले का,
और ये जो बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क और गिल्टी, सो दीज टू आर नॉट द वैलिड वेरिएबल नेम्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वेरिएबल इज स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिक वैल्यू 5, आपका वेरिएबल नेम जो है इट कैन ओनली स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, डॉलर साइन और लेटर, ठीक है। एंड सेकंड, एक्सक्लेमेशन मार्क इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल एज द स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम के अंदर भी एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। सो दिस बेसिकली स्लाइड जस्ट गिव्स एन एग्जांपल ऑफ द लीगल एंड इलीगल वेरिएबल टाइप्स। नेक्स्ट, जब आप वेरिएबल की बात करते हैं तो आपके पास वेरिएबल स्कोप का कॉन्टेक्स्ट भी आता है। तो आपको मैं जस्ट दूसरी लैंग्वेजेस के साथ अगर इसे रिलेट करें तो आपने दूसरी लैंग्वेजेस में 2 स्कोप्स पढ़े होंगे, ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है। तो ये 2 स्कोप्स आपके पास जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है। ग्लोबल स्कोप कब है? जब भी आप फंक्शन से बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करें, ठीक है। तो नीचे आपके पास ये वॉर कार नेम इज इक्वल टू वॉल्वो which is outside of any function, this is basically a global variable, ठीक है। आप इसको ग्लोबल वेरिएबल को किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, लोकल के कंटेक्स्ट में जब भी आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, दैट इज बेसिकली ए लोकल वेरिएबल, और लोकल स्कोप और फंक्शन स्कोप भी से जाते हैं इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो वॉर कार नेम इज इक्वल टू वॉल्वो जब आपने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो दैट इज बेसिकली ए लोकल वेरिएबल, आप इसको फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल स्कोप, कि आपके पास लोकल स्कोप है और ग्लोबल स्कोप है, इसको आप आसानी से पिक कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ द ES6, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में शुरू में आपके पास सिर्फ 2 ही स्कोप थे, लेकिन एज पार्ट ऑफ द ES6 हम किसको कहते हैं? ECMAScript 6 किसको कहते हैं? जावास्क्रिप्ट का वर्जन, वो वर्जन जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज बेसिकली द ECMAScript 6, ठीक है। तो एज पार्ट ऑफ द ES6 देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ स्कोप इंट्रोड्यूस्ड एज वेल, एंड दैट इज द ब्लॉक स्कोप, ठीक है। और ब्लॉक स्कोप हम किस तरह डिफाइन करते हैं? यूजिंग द लेट कीवर्ड। ES6 इंट्रोड्यूसिंग द new let keyword for declaring variables, ठीक है। Variables declared by let have their scope in the block for which they are defined। तो ब्लॉक क्या है? जब भी आपके कोड के अंदर, आपको याद है कि आप मल्टीपल सेक्शंस डिफाइन करते हैं, तो जो सेक्शन बेसिकली आपके ब्रेसेस के साथ इनक्लोज्ड हो, दैट इज बेसिकली द ब्लॉक, ठीक है। तो जब आप ब्लॉक के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह लोकल स्कोप के अंदर जब आप फंक्शन के अंदर करते थे ना, तो आउटसाइड द फंक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। इसी तरह जब आप ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आउटसाइड द ब्लॉक वो वेरिएबल आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप सेम नेम से आउटसाइड द ब्लॉक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दैट वुड बी अ डिफरेंट वेरिएबल, वो उसको मेमोरी एट द बैक एंड डिफरेंट मेमोरी लोकेशन असाइन कर देगा, ठीक है। तो ब्लॉक स्कोप को हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द एग्जांपल दैट इज गिवन बिलो। तो आपके पास नीचे एग्जांपल एक गिवन है, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास 2 फंक्शन है, फर्स्ट वन इज वॉर टेस्ट एंड सेकंड इज लेट टेस्ट, ठीक है। अब वॉर टेस्ट जो है, इसमें हमने जो वॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड है, जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है, उसको डिस्कस किया। फिर जो लेट टेस्ट है, इसके अंदर हमने ब्लॉक स्कोप को डिस्कस किया, ठीक है। तो वॉर टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वॉर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर हमने एक ब्रेसेस के अंदर दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द सेम नेम वॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने विद इन द ब्लॉक बेसिकली ब्रेसेस, हमने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट, हमने इसको बेसिकली सिर्फ यूज़ करना है। तो ये क्या करता है? ये आपके वेब ब्राउज़र पे राइट कर देता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने राइट करना हो कुछ ब्राउज़र पे, और ये बड़ा रॉ मेथड है, हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो हम बेसिकली, आपको याद है कि कभी भी ब्राउज़र के अंदर वैसे इन्फॉर्मेशन को राइट करते ही नहीं है, हम HTML के अंदर राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई डाटा है तो हम उसको टेबल में डिस्प्ले करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे। तो ये अगर प्लेन आपने राइट करना है, जिस तरह प्रिंट की स्टेटमेंट होती है ना कंसोल पे राइट करने के लिए, प्रिंट एफ प्रिंट, so it works very much like that, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट
में हमने x को डिस्प्ले कर दिया और उसके बाद उसको कंकैटिनेट कर दिया विद द BR विच इज़ अ लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, अब बेसिकली ये क्योंकि वॉर से डिक्लेयर किया वेरिएबल तो इसमें ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट नहीं है। तो जब आपने इसको ब्रेसेस के अंदर भी इसकी वैल्यू को चेंज किया है ना वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद, सो इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल विच वाज अवेलेबल आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आपने इसको विजिट किया देखा तो इसका वैल्यू 2 थी। ठीक है, लेकिन जब आपने इस ब्लॉक से बाहर आके दोबारा इसको प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगेन इट्स वैल्यू वाज 2 बिकॉज एट द बैक एंड मेमोरी लोकेशन वाज ओवररिडन। ठीक है, तो वॉर से जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो देयर एग्जिस्ट नो कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इवन इफ यू बेसिकली फंक्शन के अंदर अगर आपने 2 दफ़ा सेम नेम से वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी तो इट विल ओवरराइड। ठीक है, लेकिन जब हम लेट के कंटेक्स्ट में आते हैं, नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसमें बेसिकली ब्लॉक स्कोप का कंटेक्स्ट डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो ब्लॉक में क्या है, हमने फंक्शन के अंदर पहले एक लेट x इज इक्वल टू 1 वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन फिर हमने ब्रेसेस के अंदर विच इज़ अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर हमने दोबारा लेट x इज इक्वल टू 2 इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल में। अब क्योंकि ये जो इनर वेरिएबल है दैट इज़ अ सेपरेट वेरिएबल, इसका स्कोप सिर्फ इस ब्रेस के अंदर ही, तो इसने जो आप वेरिएबल आपने लेट से डिक्लेयर किया था आउटसाइड द ब्रेसेस, इट विल नॉट ओवरराइड। ठीक है, एट द बैक एंड मेमोरी लोकेशन को ओवरराइड नहीं करेगा। तो दैट्स वाई व्हेन यू प्रिंट दिस x वेरिएबल वैल्यू इन द block, it will give you the 2 value, but when you display its value outside the block, it will display the value of the variable which was declared outside the block, that is let x is equal to 1. तो ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट होपफुली आपको आइडिया होगा। तो ब्लॉक स्कोप में क्या है कि आप ब्रेसेस के अंदर पहले तो आपके पास ग्लोबल एंड लोकल स्कोप का कंसेप्ट जो कि फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन डिस्क्राइब करता है स्कोप। ठीक है, जो हम वॉर से इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन लेट के कंटेक्स्ट में आपके पास एक नया स्कोप आया, दैट इज बेसिकली द ब्लॉक स्कोप, और ब्लॉक स्कोप एग्जिस्ट विद इन द ब्रेसेस। ठीक है, एक नया स्कोप इंट्रोड्यूस किया। तो राइट साइड पे आपको इसकी वैल्यू जो नज़र आ रही हैं 2 2 2 1। तो फर्स्ट 2 जो है ये वॉर टेस्ट के अंदर डिस्प्ले हुआ, फिर ये इसने डिस्प्ले किया। जो लास्ट 1 है दिस इज बेसिकली डिस्प्लेड बाय द लास्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेट। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द ES6। होपफुली आपको ब्लॉक स्कोप का कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। सर इसमें हल्का सा डॉक्यूमेंट और डॉम का समझ नहीं आया। अच्छा, अब बेसिकली ये जो डॉम में वर्ड यूज करता था ना, डॉम, इट स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है ना, वो आपके सारे के सारे HTML को ना, आपके पास जो भी आपकी वेब एप्लीकेशन में वेब पेज में HTML होता है ना, उसको एक वर्चुअल ट्री की फॉर्म में फॉर एग्जांपल मेमोरी में क्रिएट कर देती है, और उसको बेसिकली उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करता है। अब हमने बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में उसको कन्वर्ट तो कर दिया ना, अब हमने जावा स्क्रिप्ट में अपने HTML के डिफरेंट सेक्शंस को गेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी H1 टैग को गेट करना है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को गेट करना है विद इन द टैग, जिस तरह हमने सोर्स को गेट किया था लास्ट एग्जांपल में। ठीक है, जिसमें हम इवेंट्स देख रहे थे। तो बेसिकली जो बेस ऑब्जेक्ट है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो कि आपके डॉम को एक्सेस करता है, बेस ऑब्जेक्ट, दैट इज द डॉक्यूमेंट। दिस बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स होल ऑफ योर HTML। ठीक है, जो आपकी मेमोरी में एक वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है ना, जावास्क्रिप्ट जो क्रिएट करता है, उसका जो बेस ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट है, दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसी से आप स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज अ जेनेरिक ऑब्जेक्ट। अब जब आप डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो मीनिंग दैट यू आर गोइंग टू एक्सेस द डॉम। अब आप इसके बाद जब डॉट लगाते हैं ना, देन यू हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शंस और मेथड्स अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द डॉम। उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ID से गेट कर सकते हैं उस एलिमेंट को, क्लास से गेट कर सकते हैं, उसके जो एलिमेंट नेम है, पैराग्राफ है, H1 है, उससे गेट कर सकते हैं।
ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम CSS में कम्प्लेक्स सेलेक्टर्स लिखते हैं ना, स्पेस के साथ डिसेंडेंट सेलेक्ट, उस तरह भी गेट कर सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एनी ऑफ द HTML एलिमेंट इन योर वेब पेज। तो जब आपने एक्सेस करना है तो बेस जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। तो आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो लिखना ही है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैंने अब क्या परफॉर्म करना है ना। तो अगर आपने किसी एलिमेंट को गेट करना है तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी और वो मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और भी मेथड्स हैं, जिस तरह कि ये राइट है। तो राइट इज़ वेरी मच लाइक इफ़ यू वांट टू राइट एज अ प्लेन टेक्स्ट ऑन योर वेब पेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एलिमेंट के अंदर राइट करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस एलिमेंट को गेट करेंगे। फिर उसका एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML, ठीक है। इनर HTML के अंदर फिर आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल 2। अगर आपने किसी टैग के अंदर इंफॉर्मेशन को राइट करना है, लेकिन अगर आपने आउटसाइड द टैग जस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट अपने वेब पेज के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन को राइट करना है, देन यू यूज़ अ राइट मेथड। और ये सारे के सारे मेथड्स दे आर अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये होगा जो कि आपको एक जेनेरिक इंटरफेस देगा फॉर योर डॉम इन द जावास्क्रिप्ट। अब जेनेरिक इंटरफेस के बाद आपने स्पेसिफिक होना है। तो अगर आपने प्लेन राइट करना है तो आप स्पेसिफिक हो जाएंगे डॉट राइट मेथड की तरफ, जिस तरह कि हमने इस एग्जांपल में किया। अगर आपने स्पेसिफिक होना है टुवर्ड्स सम एलिमेंट, उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट बाय नेम, एलिमेंट बाय क्लास नेम, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर के क्या ऑप्शन है, ठीक है। और भी मेथड हैं, तो आप उससे स्पेसिफिक हो जाएंगे। फिर आप तो ये डॉट नोटेशन है ना, डॉट नोटेशन, दिस इज बेसिकली द नोटेशन विच इज यूज्ड इन द जावास्क्रिप्ट टू बिकम स्पेसिफिक कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट सोर्स हमने लास्ट स्लाइड में किया था ना, डॉट SRC। इसके अलावा डॉट इनर HTML आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। और भी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब अनकाउंटेबल हैं, इतनी ज़्यादा में एज पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं एज पार्ट ऑफ द डॉम में। तो डॉम बेसिकली जो भी आपका बॉडी टैग के अंदर आपका HTML होता है ना, दैट इज़ बेसिकली यू कैन से बिकम्स पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जो भी आपके बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स हैं, दे बिकम पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको पहले मेन डॉम को एक्सेस करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से, फिर आप स्पेसिफिक होते चले जाएंगे। होपफुली ये इम्पोर्टेंट आंसर। यस सर। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द कॉन्स्ट। और ये कॉन्स्ट जो है ऑप्शन दिस इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ द ES6, ठीक है। तो स्कोप वाइज जो आपका कॉन्स्ट वेरिएबल है, आज जुम्मा है और जुम्मे में 1 बज गया, बार मैं इसको यहाँ पे एंड करूँगा। तो आपका जो ES6 है इसमें बेसिकली कॉन्स्ट डाटा टाइप इंट्रोड्यूस की गई है ना। तो कॉन्स्ट का जो स्कोप इन टर्म्स ऑफ द स्कोप अगर हम डिस्कस करें ना, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द लेट। ये भी ब्लॉक स्कोप देता है, जिस ब्लॉक के अंदर आपने डिफाइन कर दिया बेसिकली उससे आउटसाइड इसका स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जो C के कॉन्स्टेंट्स होते थे ना, ये बेसिकली आप उसको इस कॉन्स्ट टाइप को उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आपने कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको कोई वैल्यू असाइन कर दी, तो देन यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू लेटर इन द कोड, दैट इज़ बेसिकली ए कांस्टेंट। तो नॉर्मली ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कांस्टेंट है उसको अगर हमने यूज़ करना हो इन अवर कोड, तो रादर देन कि हम उसको डायरेक्टली राइट करें इन द कोड, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू है या कोई और वैल्यू है, वी सेव दैट इन अ वेरिएबल और उस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो एग्जांपल है इसमें कॉन्स्ट पाई, और उसके बाद पाई की वैल्यू को जब आप चेंज करने की कोशिश करेंगे विथ सम अदर वैल्यू और उसको या ऐड करने की कोशिश करेंगे, दिस विल गिवन है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्कोप जो है दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक स्कोप। तो नीचे जो आपके पास एग्जांपल है इसमें आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x = 10, ठीक है। और जब आपने कॉन्स्ट x = 2 डिक्लेयर किया ना विद इन द स्कोप विद इन द ब्लॉक, तो ये इस x वेरिएबल का जो कि कांस्टेंट है इसका स्कोप सिर्फ इस ब्रेसेस के अंदर, आउटसाइड द ब्रेसेस अगेन आपके पास अगर नीचे करेंगे तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू 10 ही अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉन्स्ट के दो बेसिकली डायमेंशन हैं, एक तो ये कांस्टेंट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सेकंड डायमेंशन इसकी ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। होपफुली
आपको आइडिया हो गया। तो आप इसके बाद ज़्यादा टाइप्स और जो चीज़ें हम डिटेल में ज़्यादा चले गए आज। तो ये चीज़ें आसान है, इसको मैं अपलोड कर दूँगा लेक्चर्स को ना, आप खुद से देख लें और नेक्स्ट टाइम थोड़ा क्विकली मूव करेंगे भी, आपने नमाजी करेंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड। और स्टूडेंट्स से कहें कि अपनी जो अटेंडेंस है ना इसको इम्प्रूव